सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ के एग्ज़ाम को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक कैंडिडेट्स तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा, किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो दांडी मार्च का आयोजन जो किया था वह 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी वर्ष का आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च का आयोजन किया था, उसका जो एक महत्वपूर्ण कारण था वह था नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए उनकी तरफ से यह आयोजन किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1950। 1950, क्योंकि 1949 ऑप्शन में नहीं है, तो 1950 आपको लगाना होगा। भारतीय संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ था, जिस दिन भारत के गणराज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस युद्ध के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किस युद्ध के बाद की थी? तो इसका आंसर है आपका कुली युद्ध। कुली युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके बाद जो है हमने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर है उमेश सी बैनर्जी। ये इसका राइट आंसर है। 1885 में कोलकाता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की हुई थी, और इसके पहले प्रमुख के रूप में उमेश सी बैनर्जी को चुना गया था। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर आपको पता रहना चाहिए, 395 अनुच्छेद है। और सबसे महत्वपूर्ण 12 अनुसूचियां भी भारतीय संविधान में मौजूद हैं। और मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 8 अनुसूची थी, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ रुख करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, जो 1966 में पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर है एच, हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक। तो आप अच्छी तरीके से ये तैयारी करके जाइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी में स्थित है। और रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारतीय बैंकों की अधिकतम स्वीकृति राशि कितनी, ऐसा है जिसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है 25%। 25% यह है, और इसे आरबीआई द्वारा जो है इस पर निगरानी रखी जाती है, ये मैं आपको बता दें। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। कस्टमर को जानना इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनईएफटी यानी नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका उपयोग जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में खाता यानी जो सुरक्षित तरीके से पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन किस अध्यक्ष के तत्वाधीन होता है? तो इसका राइट आंसर है आरबीआई गवर्नर यानी रिजर्व बैंक गवर्नर के अधीन रहता है। आपको बता दें कि हमारे चैनल की तरफ से कोशिश की जा रही है आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भी डीपी एनालिसिस करके पहुंचा जाए। आपकी कमेंट के माध्यम से हमें ये क्वेरी आई थी कि एक्सप्लेन करें क्वेश्चनों को, तो हमारी तरफ से ये कोशिश की गई है। आपको अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय बैंकों में ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक में ब्याज दरों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपके सामने रखने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कि सीरीज में अगला नंबर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से है। एक है यहाँ पे एक का स्क्वायर करना है और उसमें एक जोड़ देना है, तो ये आएगा आपका आंसर 2। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर करना है आपको और -1 कर देना है, तो आपका आएगा 3। इसी प्रकार अगर आप
3 का स्क्वायर करते हैं उसमें 1 जोड़ते हैं तो आपका आता है 10, यानी अब आपको माइनस करना होगा, यानी 10 का स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 99। तो 99 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके की सीरीज सॉल्व करना आपको आनी चाहिए, आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स तभी हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पूछा है सीरीज का अगला अंक क्या होगा। तो किस तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ आप गौर से सीरीज देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ 5 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 10 की वृद्धि हुई है, यहाँ 15 की, यहाँ 20 की, यानी 5 का टेबल रिपीट हुआ है तो यहाँ 25 की वृद्धि होगी। और 25 की वृद्धि होने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो अगला अंक आएगा वह 81 होगा। 81 विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। यहाँ काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे एक एक बढ़ता जा रहा है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, आई के बाद जे आता है, इस तरीके से। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद कहते हुए इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वह रहेगा आपका एल एम, तो एच आई जे, तो जे विल बी द राइट, और जे किसके आखिर में, आई के बाद जे, तो तीसरा आंसर हो गया। यानी आपको ज़्यादा मिलाने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा वर्ड ढूंढना है जो किसी भी अन्य ऑप्शन में कॉमन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रुक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगर एप्पल को 50 के साथ तुलना किया जाए तो ऑरेंज का संबंध क्या होगा। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 50 इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर ए 1 है, पी जो है 16 है, ए को 16 है, और एल को क्या लिखा जाता है, जे के एल 12 लिखा जाता है, ई को 5 लिखा जाता है। तो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। उसी प्रकार से आपको ऑरेंज को जोड़ना है। तो ऑरेंज में अगर आप देखें तो ओ आपका 15वें स्थान पर आता है, इसके बाद आर देखा जाए तो 28वें स्थान पर आता है, ए जो है पहले स्थान पर आता है, एन जो है 14वें स्थान पर आता है, जी जो है 7वें स्थान पर आता है, और जो ई है 5वें स्थान पर आता है। तो अभी जब आप इस सबको जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये 33, 34, उसके बाद 48, 55 और यहाँ 60। तो यहाँ एक तरीके से 60 आंसर आ रहा है। एक बार ऑप्शन में नहीं दिया है तो एक बार दोबारा से हम जोड़ के देख लेते हैं इन्हें। क्या था हमारा, हमारा जो था ओ जो है हमने 15 रखा था, आर को हमने 18 रखा था, ए को जो है हमने 1 रखा था, एन को जो है हमने 14 रखा था, इसके अलावा जी को हमने 7 रखा था और ई को 5 रखा था। तो एक बार फिर जोड़ के देख लेते हैं क्योंकि आंसर गलत नहीं होना चाहिए, टाइम आपको पेपर में बहुत मिलेगा। इसके बाद 33, 34, 48, 55, 60। जी हाँ दोस्तों, 60 ही इसका आंसर है। यानी ऑप्शन में एक ऑप्शन इनमें से गलत दिया है, यानी आप मान के चलिए ये 60 है तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि भले ही आपको समय वगैरह लेकिन प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसका हमने आंसर भी दिया है। अगर आप वो आंसर देखना चाहे देख लीजिएगा, लेकिन हम आपको एक अलग तरीके से इसका आंसर करवाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो ए एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, सी इस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, और डी की क्षमता जो है इस कार्य में सी की क्षमता से दुगनी है। तो सबसे पहले आप जो है इन्हें किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिए ए जो है एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, एक दिन में ए जो है 1/9 कार्य करेगा। इसी प्रकार बी जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, चलिए आपको दिखाई देते हैं इसका आंसर जिससे कि आपको और परेशानी ना हो। देखिए ए जो है एक दिन में 1/9 कार्य करेगा, बी जो है 1/12 कार्य करेगा, और जो हमारा सी है वह 1/30 कार्य करेगा, और डी की जो एफिशिएंसी है सी से दुगनी है तो डी जो है एक दिन में 2/30 कार्य करेगा। तो आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से ये करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, और क्योंकि यहाँ आप देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन किया गया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्योंकि यहाँ पे पूरा हमने लिख दिया था पहले। तो यहाँ देखिए डी की एफिशिएंसी 1/15 आ गई क्योंकि 2/30 था तो 1/15 आ गई। उसके बाद शेष कार्य को निकालने के लिए आपने एक एक को जो है माइनस कर दिया आपका जो था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ से आपने जब इसने माइनस किया तो 28/45 जो है कार्य शेष रह गया। और उस शेष कार्य को जो है अगर आप डी का कार्य
कि अगर डी का देखें तो डी जो है पूरे कार्य को x दिनों में कंप्लीट करता है, तो वो शेष कार्य को 28/45 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो ये था एक महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ देखिए, पहले प्रश्न को पढ़िए। एक साड़ी 3,360 रुपये में बेचने पर दुकानदार को हानि कितने की होती है? 16% की। यानी अगर देखा जाए तो 84% की वैल्यू दी गई है, क्योंकि 16% की हानि हुई है, और वह वैल्यू दी गई है आपकी 1360। अब इसका आंसर कैसा आएगा? आप देखिए यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि एक तरीके से CP निकाल लीजिए। और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ आ गया आपका 60, और इस तरीके से यहाँ पे 84, और यहाँ मल्टीप्लाई में 100। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4 से कट जाएगा, और जो आपका CP आएगा वह CP आएगा आपका 4000 विल बी योर CP। और 4000 अगर आपका CP आ गया तो आपको अब क्या करना है? आपको ये करना है 15% लाभ प्राप्त करना चाहता है। यानी अगर हम 4000 का 15% देखा जाए तो 4000 का 15% जो होगा, 15% जो होगा वह होगा आपका 600 रुपये जो है 15% होगा लाभ जो है 4000 का। यानी एक तरीके से देखा जाए तो अगर मार्क प्राइस यानी अगर दुकानदार जो है इसको 4600 रुपये में बेचेगा, लेकिन उसे मार्कअप कितना प्राइस करना होगा, अब हमें ये निकालना है। तो हमने जैसा कि बताया कि जो SP आया, हमारा SP आया वह 4600 निकल के सामने आ गया। देखिए हमें अब MP निकालना है, यानी मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस अगर हम 100% मान लेते हैं इस बार, तो यहाँ पे मार्क प्राइस पे छूट कितनी दी गई है? 8% छूट दी गई है। यानी एक तरीके से 92% की वैल्यू जो है निकल के सामने आई 4600, और 4600 निकल के सामने आई तो 100% यानी मार्कअप की प्राइस कितने निकल के सामने आएगी? 5000। तो 5000 इसका सही आंसर होगा। और यह इस तरीके से आपको प्रश्न करना है, यानी एक तरीके से हम आपको क्रक्स प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं प्रश्नों का, जिससे कि आप खुद भी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक चक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि जो चक्र का व्यास है वह 14 सेंटीमीटर है। तो इसका तो काफ़ी आंसर आसान हो गया। तो 22/7, और रेडियस आ जाएगा इसका 7 से 7 कैंसर, और 154 विल बी द राइट आंसर। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल होगी इसकी 50। तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम आते हैं रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपसे पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए ABC 2 5 1 2। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 आगे लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ आगे लिख दीजिए, और जो है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जो आ जाएगा आपका 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, यानी 2:5:10। यानी इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, और किसी का भी आप जो है एक तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का हम आपके सामने रख देते हैं कि टैक्टफुल का सिनोनियम क्या होगा? टैक्टफुल का सिनोनियम जो है आपका रहेगा आपका डिप्लोमेटिक जो है एक तरीके से टैक्टफुल, यानी एक तरीके से चालाकी तरीके से आंसर देना, इसका मतलब ये होता है। और टैक्टफुल के बाद देखा जाए तो अब्सटेन, यानी एक तरीके से अपने अलग हो जाना, किसी चीज़ से अपने आप को अलग रखे ना। इसका जो एंटोनियम जो होगा, एंटोनियम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एंटोनियम पूछा इंडल्ज, यानी एक तरीके से उसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट कर लेना। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीवियरिटी, यानी एक तरीके से बहुत गंभीर, और गंभीर का एक तरीके से पर्यायवाची यानी सिनोनियम होगा स्ट्रिजेंसी, यानी एक तरीके से इमरजेंसी से मिलता जुलता ये शब्द आपको याद रह सकता है। स्पिरिट का मतलब क्या है? स्पिरिटेड। तो एंटोनियम पूछा गया है जेस्टी का एंटोनियम क्या होगा? जेस्टी मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा
एक तरीके से उदास से बेटर, यानी जो ब्रांड होगा एक तरीके से उत्साह वाला ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, इट्स बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट टू देन नथिंग। ईडीएम का अर्थ बताना है हमें, तो ईडीएम का अर्थ होगा हाफ लोफ इज बेटर देन नन, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग से रिलेटेड ये एक तरीके से ईडीएम है, आपको इसका आंसर देना था। तो ये थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक और वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टारगेट है हमारा कि आप जो है हमारे चैनल के सब्सक्राइबरों की संख्या 5000 बहुत जल्द पहुंचा देंगे। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे द्वारा अगर प्रश्नों में कोई त्रुटियां भी की जा रही हैं तो उसको आपने माफ़ किया है, क्योंकि हमारी तरफ से ये एक प्रयास है आप तक सही जानकारी पहुंचाने का। कोशिश हमारी तरफ से यही है कि आप तक सही कंटेंट पहुंचाया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। और आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहनत करते रहिए और अपना सिलेक्शन जरूर हासिल करें। इसी के साथ वीडियो का अंत करना चाहेंगे। आप सभी कैंडिडेट्स का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।